आज हम भारत की सड़कों पर कभी शान से दौड़ने वाले एक नाम एलएमएल यानी लोहिया मशीनरी लिमिटेड की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो दस्तावेज है वो कानपुर की एक फैक्ट्री से शुरू होकर घर घर में पहचाने जाने वाले स्कूटरों और फिर एक मुश्किल दौर से गुजरकर अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी की कोशिश तक की पूरी दास्तान बयान करते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद है इस सफर के उतार चढ़ाव को समझना, ये जानना कि कैसे एक कंपनी बुलंदियों तक पहुंची, क्यों उसका सितारा गर्दिश में आया और अब भविष्य के लिए उसकी क्या तैयारी है। सही कहा। ये सिर्फ एक कंपनी का इतिहास नहीं है, बल्कि बदलते भारत की कहानी का एक जरूरी हिस्सा भी है। बिल्कुल सही कहा। एलएमएल की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है। हाँ, ये भारतीय उद्योग के बदलते चेहरों, बाजार की ताकतों के असर और अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मुड़ते वक्त का एक आईना है। इसमें महत्वाकांक्षा है, सफलता है, चुनौतियां हैं और अब एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। चलिए परत दर परत इस कहानी को खोलते हैं। कहानी की जड़ें जाती हैं 1972 में कानपुर, उत्तर प्रदेश। तब लोहिया मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। हाँ, 1972। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत स्कूटरों से नहीं हुई थी। ये कंपनी तो फ्रांस की एक जानी मानी कंपनी ARCT के साथ मिलकर सिंथेटिक धागा बनाने की मशीनें बना रही थी। सही। ARCT उस जमाने में सिंथेटिक फाइबर मशीनरी की दुनिया में यूरोप की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती थी। तो सवाल उठता है, धागा बनाने वाली मशीन से स्कूटर तक का ये सफर, ये कैसे तय हुआ? ये रास्ता क्यों चुना गया? देखिए, ये उस दौर की भारतीय औद्योगिक रणनीति का एक दिलचस्प पहलू दिखाता है। 70 और 80 के दशक में भारत में लाइसेंस राज का असर था और सरकार ना आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर दे रही थी। अच्छा। तो कई बड़ी कंपनियां अपने मूल व्यवसाय से अलग नए क्षेत्रों में मौके तलाश रही थीं ताकि विकास की गति बनी रहे और सरकारी नीतियों का फायदा उठाया जा सके। इसे हम विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ओके, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ। एलएमएल के लिए स्कूटर बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था और उन्होंने ये कदम अकेले नहीं उठाया। 1984 में एलएमएल ने इटली की स्कूटर जगत की बादशाह कंपनी पियाजियो के साथ हाथ मिलाया। पियाजो? अरे वाह! जी हाँ, ये महज एक तकनीकी सहयोग नहीं था, ये एलएमएल के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पियाजियो यानी वेस्पा का घर। जी। ये नाम सुनते ही स्कूटर की एक क्लासिक छवि दिमाग में बन जाती है। तो इस साझेदारी ने एलएमएल को क्या दिया? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण था या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। पियाजो के साथ जुड़ने का मतलब था कि एलएमएल को रातों रात वो टेक्नोलॉजी और डिजाइन मिल गया जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका था। वेस्पा PX जैसे मॉडल बनाने का लाइसेंस मिला। ओह! और इससे भी बड़ी बात, पियाजियो का नाम जुड़ने से एलएमएल स्कूटरों को बाजार में उतरते ही एक विश्वसनीयता और क्वालिटी का आप कह सकते हैं तमगा मिल गया, जो शायद अकेले बनाने में सालों लगते। हाँ, ये बात तो है। ब्रांड वैल्यू। बिल्कुल। ये सहयोग एलएमएल को भारतीय स्कूटर बाजार के बड़े खिलाड़ियों, जैसे उस वक्त बजाज ऑटो था, उनके सामने मजबूती से खड़ा होने का एक शानदार मौका दे गया और उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया भी। और यहीं से शुरू हुआ एलएमएल स्कूटरों का सुनहरा दौर, है ना? मुझे याद है 80 और 90 के दशक में एलएमएल स्टार या स्टार डिलक्स जैसे मॉडल सड़कों पर खूब दिखते थे। एक अलग ही पहचान थी उनकी। हाँ, बिल्कुल। ये इतने लोकप्रिय क्यों हुए? क्या सिर्फ पियाजो का नाम काफी था या कुछ और बात थी? देखिए, पियाजो का नाम और टेक्नोलॉजी नींव तो थी, लेकिन एलएमएल ने उस पर अपनी इमारत बखूबी खड़ी की। एलएमएल स्टार डिलक्स जैसे मॉडल्स ने स्टाइल, मजबूती और परफॉर्मेंस का एक अच्छा मिश्रण पेश किया। उनका डिजाइन उस वक्त के हिसाब से आकर्षक था और लोगों को उनकी बिल्ड क्वालिटी पर भरोसा था। ये सिर्फ परिवहन का साधन नहीं थे, बल्कि कई मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए तरक्की और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गए थे। पहला स्कूटर, पूरा परिवार के घूमने का जरिया। हाँ, वो दौर ही अलग था। स्कूटर पर पूरा परिवार, वो तस्वीरें आज भी जहन में ताजा हैं। बिल्कुल। उस दौर में स्कूटर ही परिवारों की मुख्य सवारी हुआ करते थे और एलएमएल ने इस जरूरत को बखूबी समझा और पूरा किया। और बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है ना? इन स्कूटरों को तो विदेशों में भी बेचा गया था। अमेरिका में स्टेला नाम से बिकना, ये तो वाकई बड़ी बात लगती है। बिल्कुल। अमेरिका और यूरोप के कुछ बाजारों में निर्यात होना एलएमएल की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने का सबूत था।
खासकर अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में स्टेला नाम से अपनी जगह बनाना उनकी इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन क्षमता को दिखाता है। सही। ये दर्शाता है कि पियाजो के साथ उनका सहयोग सिर्फ नाम का नहीं था, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान दिया। उस समय बजाज का चेतक भी बहुत मजबूत खिलाड़ी था, लेकिन एलएमएल ने अपनी अलग पहचान बनाई, खासकर स्टाइल और थोड़ी प्रीमियम अपील के साथ। तो सफलता की कहानी चल रही थी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो हमेशा बदलती रहती है। क्या एलएमएल ने वक्त के साथ कदम मिलाए? बाजार बदल रहा था, नियम बदल रहे थे, कुछ किया उन्होंने? हाँ, एलएमएल ने बदलाव की जरूरत को समझा और कोशिशें भी की। एक बड़ा बदलाव था 2 स्ट्रोक इंजन से 4 स्ट्रोक इंजन की तरफ जाना। अच्छा, वो इंजन वाला चेंज। हाँ, भारत में उत्सर्जन नियम सख्त हो रहे थे और 2 स्ट्रोक इंजन्स ज्यादा प्रदूषण करते थे। साथ ही 4 स्ट्रोक इंजन्स ज्यादा माइलेज भी देते थे, जो भारतीय ग्राहकों के लिए हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है। माइलेज तो जरूरी है। बिल्कुल, तो ये तकनीकी रूप से जरूरी भी था और बाजार की मांग भी। और वो ऑटोमेटिक गियर वाले स्कूटर, वो भी तो लाए थे शायद, मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। सही पकड़ा, उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी सीवीटी कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट भी पेश किए। ये उन लोगों के लिए था जो गियर बदलने के झंझट से बचना चाहते थे, खासकर बढ़ते शहरी ट्रैफिक में स्कूटर चलाना आसान बनाने के लिए। हाँ, शहरों के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल है। जी, ये दिखाता है कि एलएमएल ग्राहकों की बदलती सहूलियत का ध्यान रख रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को और फैलाने की कोशिश में 110 सीसी और 150 सीसी की मोटरसाइकिलें भी लॉन्च की और कुछ छोटे हल्के स्कूटर भी बाजार में उतारे। मोटरसाइकिलें भी? ये दिलचस्प है। मतलब वो सिर्फ स्कूटर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। हाँ, कोशिश तो यही थी। लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब रहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि आगे चलकर कहानी में मुश्किलें आईं। यहाँ एक सोचने वाली बात है। देखिए, कोशिशें जरूर हुई, लेकिन शायद उनमें वो धार या वो टाइमिंग नहीं थी जो होनी चाहिए थी। 4 स्ट्रोक इंजन और सीवीटी लाना जरूरी कदम थे, लेकिन तब तक बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी थी। खासकर मोटरसाइकिल सेगमेंट में हीरो होंडा, जो अब हीरो मोटोकॉर्प है, और बजाज ऑटो जैसे खिलाड़ी बहुत मजबूत हो चुके थे और उनके प्रोडक्ट्स मतलब बहुत लोकप्रिय थे। हाँ, उनकी पकड़ मजबूत थी। बिल्कुल, एरन की मोटरसाइकिलें उस भीड़ में अपनी खास जगह नहीं बना पाई। ऐसा लगता है कि वो कई चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे शायद उनका फोकस बढ़ गया। अच्छा। और शायद स्कूटर वाली अपनी मूल पहचान से बहुत दूर जाना उनके लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। तो ये बदलाव काफी नहीं थे। हाँ। इतनी सफलता के बावजूद एलएमएल के लिए आगे की राह आसान नहीं रही। क्या हुआ फिर? कौन सी मुश्किलें थी जिन्होंने इस सफर पे ब्रेक लगा दिया? कई वजहें थी। सबसे बड़ी वजह थी बदलता हुआ भारतीय 2 व्हीलर बाजार। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में ग्राहकों का रुझान तेजी से स्कूटरों से हटकर मोटरसाइकिलों की ओर जाने लगा था। हाँ, वो बाइक्स का दौर आ गया था। बिल्कुल, खासकर युवा वर्ग स्टाइलिश और ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिलों को पसंद कर रहा था। फिर आया होंडा एक्टिवा का दौर। ओ हाँ, एक्टिवा, उसने तो सब बदल दिया। सही कहा, एक्टिवा ने गियरलेस स्कूटर सेगमेंट में क्रांति ला दी और स्कूटर बाजार के समीकरण ही बदल दिए। एलएमएल इस तेजी से बदलते बाजार के साथ शायद उतनी रफ्तार से कदम नहीं मिला पाया। मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। हाँ, बहुत ज्यादा। गलाकाट प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं। एक तरफ हीरो होंडा, बजाज, टीवीएस जैसे घरेलू दिग्गज थे जो लगातार नए और बेहतर मॉडल ला रहे थे। जी। दूसरी तरफ होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी भारतीय बाजार में पूरी ताकत से उतर चुकी थी। एलएमएल के लिए इस कंपटीशन में टिके रहना मुश्किल होता गया। उनके नए प्रोडक्ट्स शायद उतने सफल नहीं हुए जितनी उम्मीद थी और पुराने मॉडल्स की मांग घटती गई। इसके साथ ही वित्तीय दबाव भी बढ़ने लगा। बिक्री गिरने और लागत बढ़ने का सीधा असर कंपनी की सेहत पर पड़ा। और फिर वो खबर आई जून 2017 को, एलएमएल ने दिवालियापन के लिए अर्जी दे दी। फैक्ट्री बंद हो गई, मशीनें बिक गई, यहाँ तक कि पार्ट्स बनाने के औजार, वो टूलिंग तक बेच दिए गए। हाँ, वो बहुत दुखद था। ये तो एक युग का अंत जैसा था। कानपुर शहर के लिए भी एक बड़ा झटका रहा होगा, जहां ये कंपनी दशकों से खड़ी थी। क्या ये एलएमएल ब्रांड का पूरी तरह से अंत था? ये वाकई एक दुखद मोड़ था। एक कंपनी जिसने लाखों भारतीयों को मोबिलिटी दी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाई, उसका इस तरह से बंद होना उद्योग जगत के लिए भी एक सबक था। ये दिखाता है कि सिर्फ एक मजबूत विरासत होना काफी नहीं है। सही बात है। बाजार के रुझानों को वक्त पर समझना, सही इनोवेशन करना और प्रतिस्पर्धियों से 2 कदम आगे रहना लगातार जरूरी है। एलएमएल के पतन से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या वे अपनी स्कूटर केंद्रित मानसिकता से वक्त पर बाहर निकल पाए?
क्या वे नए जमाने के ग्राहकों की नब्ज पकड़ने में चूक गए? शायद। कई बार स्थापित कंपनियां अपनी पुरानी सफलताओं में ही उलझी रह जाती हैं और बदलाव की रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लगा पाती। एक युग का अंत। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, हर अंत एक नई शुरुआत का मौका भी होता है। और एलएमएल की कहानी में भी एक नया मोड़ आया है। हाँ, बिल्कुल। खबरें हैं कि एलएमएल की वापसी हो रही है, लेकिन एक बिल्कुल नए अवतार में, एलएमएल इलेक्ट्रिक के रूप में। पेट्रोल स्कूटरों से सीधे इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये एक दिलचस्प वापसी की कोशिश है, इसमें कोई शक नहीं। पुरानी विरासत वाले ब्रांड का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उतरना आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भी। सही। एलएमएल इलेक्ट्रिक के रूप में रीब्रांडिंग ये संकेत देती है कि वो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहे हैं। उनकी योजनाओं में अगले 3-5 सालों में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जो उनकी गंभीरता को दिखाता है। 1000 करोड़, ये तो बड़ा अमाउंट है। और वो अकेले नहीं है इस राह पर। उन्होंने सायरा इलेक्ट्रिक ऑटो जैसी कंपनी के साथ साझेदारी भी की है। ये सायरा इलेक्ट्रिक क्या करती है? इस साझेदारी से एलएमएल को क्या फायदा होगा? हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। सायरा इलेक्ट्रिक ऑटो पहले से ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, खासकर इलेक्ट्रिक रिक्शा और लो स्पीड स्कूटर बनाने के क्षेत्र में स्थापित हैं। उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं और अनुभव हैं। अच्छा, तो वो ईवी स्पेस में पहले से हैं। जी। एलएमएल इस साझेदारी के जरिए सायरा की मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठा सकती है। इससे उन्हें शुरुआत में फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने के भारी भरकम निवेश और समय की बचत होगी। वो सायरा के प्लांट में अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनवा सकते हैं। ओके। ये उन्हें बाजार में तेजी से उतरने में मदद कर सकता है। तो ये एक स्मार्ट मूव लगता है। लेकिन क्या ये वापसी आसान होगी? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बाजार तो पहले से काफी भीड़ भरा लग रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी जैसे नए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और बजाज, टीवीएस, हीरो जैसी पुरानी कंपनियां भी अपने इलेक्ट्रिक मॉडल ला रही हैं। या आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये वापसी फूलों की सेज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें मुकाबला भी उतना ही कड़ा है। एक तरफ नए तेज तर्रार स्टार्टअप्स हैं जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन में इनोवेशन ला रहे हैं। हाँ, वो काफी अग्रेसिव हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्थापित ऑटो कंपनियां हैं जिनके पास बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड का भरोसा है। एलएमएल को इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनानी होगी। उन्हें सिर्फ नाम के सहारे नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स और कीमत के दम पे ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। हाँ, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। उन्हें यह साबित करना होगा कि एलएमएल इलेक्ट्रिक सिर्फ एक पुराना नाम नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रासंगिक विकल्प है। तो सवाल ये है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं? क्या वो अपने पुराने स्कूटरों का इलेक्ट्रिक वर्जन लाएंगे या कुछ बिल्कुल नया करेंगे? कुछ अंदाजा है? अभी तक उनकी योजनाओं का पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें हैं कि वे शुरुआत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर और शायद एक इलेक्ट्रिक बाइक पर फोकस कर सकते हैं। प्रीमियम सेगमेंट। ओके। हाँ, ये उनके पुराने एलएमएल स्टार जैसे स्कूटरों की विरासत को एक आधुनिक प्रीमियम अपील के साथ जोड़ने की कोशिश हो सकती है। उन्हें शायद उन ग्राहकों को टारगेट करना होगा जो एलएमएल नाम से जुड़ी नॉस्टैल्जिया महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही एक मॉडर्न फीचर रिच इलेक्ट्रिक वाहन चाहते हैं। ये संतुलन साधना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये संतुलन साधना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये हमने देखा एलएमएल का पूरा सफरनामा। कानपुर में धागे की मशीनों से शुरुआत, पियाजियो के साथ साझेदारी से स्कूटरों का सरताज बनना, विदेशों तक धमक, फिर बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना, दिवालियापन का अंधेरा और अब इलेक्ट्रिक रोशनी में एक नई सुबह की उम्मीद। ये कहानी भारतीय उद्योग के उतार चढ़ाव, पुरानी यादों और भविष्य की अनिश्चितताओं का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। एलएमएल की कहानी सिर्फ एक ब्रांड के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सफलता स्थायी नहीं होती, बदलते वक्त के साथ ढलना कितना जरूरी है और प्रतिस्पर्धा कितनी निर्मम हो सकती है। ये भारतीय औद्योगिक विकास की यात्रा का भी एक प्रतिबिंब है। सही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एलएमएल अपनी पुरानी पहचान की ताकत और सेरा जैसी साझेदारी के दम पर इलेक्ट्रिक वाहन की इस नई दौड़ में अपनी जगह बना पाएगा? क्या वो अतीत की राख से उठकर भविष्य का सितारा बन सकेगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या एक पुरानी विरासत वाली कंपनी नए जमाने के इलेक्ट्रिक स्टार्टअप्स और बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे पाएगी, खासकर तब जब आज के ग्राहक नई टेक्नोलॉजी और नए ब्रांड्स को अपनाने में ज्यादा खुले नजर आते हैं? यही वो पहेली है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा। एलएमएल इलेक्ट्रिक की ये वापसी भारतीय ऑटो उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इस पर नजर रखना यकीनन दिलचस्प होगा। हाँ, देखना होगा। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है
कि क्या पुरानी कंपनियां अपनी विरासत को बोझ बनने देती हैं या उसे अपनी ताकत बनाकर नए दौर में फिर से प्रासंगिक बन सकती हैं। ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।